अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्वान न्यूज़ के साथ खुर्रम शहजाद और आप इस वक्त देख रहे हैं वफाकी बलदियाती मसाइल और अवामी राब्तों पर मबनी प्रोग्राम स्वानमा। घर हर इंसान की ख्वाहिश होती है। ज़िंदगी भर हर शख्स एक घर के बनाने की भरपूर जिद्दोजहद करता है। टाउन, गांव और शहर वजूद में आते हैं। जो जो आबादी बढ़ रही है, मकान, घरों और रहायश गाहों की जरूरत पेश आ रही है। कुछ लोग घर बनाने में कामयाब होते हैं और कुछ को मसाइल का सामना रहता है और सोसाइटीज में रहने वालों को मसाइल का सामना रहता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी उबैद कुरैशी और उनके साथ हमारे दूसरे मेहमान सीनियर सहाफी। हमारा जो सवाल है, क्योंकि आप सोसाइटी एरिया से बिलोंग करते हैं और आपकी रहायश का भी सोसाइटी, तो आप ये बताएंगे बुनियादी मसाइल सोसाइटी एरिया में क्या क्या हैं? बहुत शुक्रिया और आपका कि आपने इस इंतहाई अहम में मसाइल है जिनसे हम नबर्द आजमा है तो उसका जिक्र करेंगे। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। आज से 5 एक्ट पास हुआ, सोसाइटी एक्ट, तो उसके तहत कानून प्राइवेट निजी, तो ये सिलसिला चलता 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 जब स्टार्ट में इसलिए किया गया कि लोगों को रिहायशी सहूलियात मिले सको, लेकिन आज यही रिहायशी सहूलियात जो है वो सर्द जो सोसाइटीज एक्ट के मुताबिक जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज बनी और जिनकी मंजूरी हुकूमत ने दी, तो उनमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि 11, 13 या 15 या 17 लोग मैनेजिंग कमेटी के और उसको मैनेज करते हैं। और वो चूंकि लोग उसी सोसाइटी के लोग होते हैं, वो मसाइल को भी अच्छी तरह जानते हैं और उनको हल भी करने की कोशिश। दूसरी बात जो NA48 फाउंडेशन सोसाइटी है, जिसे फाउंडेशन सोसाइटी कहते हैं, तो ये फाउंडेशन है, इसमें अवाम की पार्टिसिपेशन, रिहायशी की पार्टिसिपेशन नहीं है। तो मसाइल दोनों जगह हैं और दोनों जगह पैदा हुए हैं। और ये इन मसाइल का अगर हम देखें तो इसमें प्लॉट्स और कुछ जगहों के हवाले से जिसको हम नहीं समझते कि चलो हम जिक्र करें, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो इसकी डेवलपमेंट रुकी हुई है। इनमें जो ट्रांसफर है वो रुकी हुई है और इनमें सड़कें नहीं है और सोसाइटी के पास ना वाला आज के दौर में आप सोसाइटीज है जो बड़ी अच्छी है हमारे इसी NA48 में, जैसे PW, जैसे समा गार्डन है कि इन्होंने डेवलप करके डिलीवर किया है लोगों को, अगर पैसे लिए हैं तो दिए हैं। लेकिन बहुत सोसाइटीज ऐसी हैं जिन्होंने पैसे तो लिए हैं, डिलीवर नहीं किया, और डिलीवर भी किया तो अपनी मर्जी के मुताबिक किया। तो मैं समझता हूं पानी, बिजली, गैस, रोड्स और सिक्योरिटी के साथ साथ ये जो पाबंदियों के शिकार है और ये जो पाबंदियां लगी हुई हैं कि जिससे ना हम बेच सकते हैं कोई चीज़, ना ख़रीद सकते हैं, ना ट्रांसफ़र हो सकती है, तो ये बड़े मसाइल हैं जिनकी तरफ हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। जी खुर्रम भाई। अच्छा डॉक्टर अतीक फरहाद, हमारा आपसे ये सवाल है कि हम देखते भी रहते हैं कि आप NA48 में दीगर जगहों पे सर्वे भी करते रहते हैं, तो आपके इल्म में भी NA48 सोसाइटीज हैं, तो इन सोसाइटीज में मसाइल कैसे पैदा होते हैं? बुनियादी तौर पर जैसे सर बात की कि जब ये सोसाइटी एक्ट जब लॉन्च हुआ, इसकी मंजूरी हुई, इसके ऊपर फिर स्ट्रक्चर बना,
जो हमारी खसूस वफाकी जिला इस्लामाबाद के अंदर जो निजी हाउसिंग सोसाइटी है जिन्हें हम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज कहते हैं, ये मुशर्रफ साहब के दौर में जब हुई है तो ये हज़ीरा जो है इसमें अफरा तफरी का आलम रहा, बेशुमार हाउसिंग सोसाइटी जो एम्प्लॉइज के हवाले से थी। बुनियादी तौर पर वफाक के अंदर जो हमारे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में लॉन्च करने से जो सिर्फ जो इदारे हैं एम्प्लॉइज के हवाले से, जिनको जैसे आगे बताया आपको कि यहाँ पे इशू ये होता है कि वहाँ पे रिहायश की मजदूरी दी जाए, रिहायश हो तब ये चूंकि वफाक है, वफाक के अंदर जितने भी लोग आउटसाइडर रहने वाले या जो मुलाजमीन है उनके लिए सहूलियत प्रोवाइड की जाए हुकूमत की तरफ से। लेकिन बदकिस्मती से ये कहना पड़ेगा कि वफाक के अंदर जो खसूस जो हमारा NA48 है वहाँ पे जितनी हाउसिंग निजी हाउसिंग सोसाइटीज है चंद एक को छोड़ के जैसे जिक्र किया PWD जो बेसिक प्रोविजनल असेंबली से इसकी मंजूरी हुई है। इसी तरह जो हमारी स्मा गार्डन हाउसिंग सोसाइटी है या सिविलियन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो स्मा गार्डन है, इसमें हम समझते हैं कि कुछ लोग अभी स्टेज में LOP इसको मंजूर करवाया, फिर पेशवार मसाइल आए अपने ब्रांच के लिए। उसके बाद अभी जो मौजूदा जो दौर जो अभी सिटिंग MC बैठी हुई है, इनके बड़े अहम काम है। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, रोड के हवाले से, बिजली कनेक्शन के हवाले से, गैस कनेक्शन के हवाले से, पानी के हवाले से बेशुमार मसाइल को हल करने की कोशिश की है। और मौजूदा जो सूरत देख रहे हैं, खसूस जो इसका जो ग्रीन बेल्ट है वहाँ पे इन्होंने बड़े अहम नुमाया काम किए हैं जो माजी में हम देखते हैं 3 दहाइयों से इससे नहीं हो सके। जो आपने बात की है मसाइल के हवाले से, जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के जितने भी लैंड प्रोवाइडर है, बुनियादी तौर पर उसके बिजनेस कम्युनिटी जो है जिसे आप इन्वेस्टर बोलते हैं, वो लॉन्च में उन्होंने अपने मफादात के लिए हाउसिंग सोसाइटीज को एम्प्लॉयज के सहूलियात जो उनको प्रोवाइड करे थे वो नहीं दे पाए और उनसे बेशुमार उन्हें अरबों नहीं बल्कि खरबों रुपये उन्होंने कमाए। चंद मखसूस लोग हैं वो आपकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी है, वो आपके ब्यूरोक्रेसी में भी है, वो आपकी जिले इंतजामिया में भी ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने नवाजे गए और करप्शन का शिकार हुए। अगर आपने इसको इन सोसाइटीज को चलाना है, इनको इनकी बेहतरी के काम करना है, क्योंकि सोसाइटीज के अंदर किसी भी सोसाइटी के अंदर जो मेंबरान होते हैं जो उनसे रेवेन्यू जनरेट जो होता है वो उसी पे सोसाइटी के अंदर काम करता है, वो उसी सोसाइटीज की चूंकि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज की जो MCs है, जो इंतजामिया है, वही इसको लुक आफ्टर करते हैं, वही से फंड जनरेट करते हैं और फंड उन्हीं मेंबरान पे लगाते हैं, उन्हीं को बेहतरी की तरफ अपना फलाह की तरफ लेके जाते हैं, वो तमीराती जो काम करवाते हैं। यहाँ पे काफी इश्यूज आते रहे हैं, लेकिन 1-2 सोसाइटीज को हाउसिंग सोसाइटी को छोड़कर ओवरऑल हम समझते हैं कि अभी तक भी काफी जरूरत है। और जो आने वाले जो अभी हमारी जो गवर्नमेंट है, हमें जो हमारे नुमाइंदे हैं उन्हें चाहिए कि इस सोसाइटीज के हवाले से पॉलिसीज बनाए आवाम को सहूलियत देने के लिए। जी भाई साहब, हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं कि इन जो मसाइल है से फायदा कौन उठा रहे हैं मसाइल से? देखिए जी, फायदा तो उसे उठाना चाहिए जो इस्तेमाल करता है, पानी बिजली इस्तेमाल करता है, गैस इस्तेमाल करता है। लेकिन डॉक्टर साहब ने बड़े दबे अल्फाजों में कुछ बातें ऐसी की हैं कि जिन्होंने फायदे उठाए और वो अरब खरबपति बन गए। तो ये दरअसल यहाँ के रहने वालों का हक था इस पैसे पे और इस फैसिलिटी पे। ये ऐसा ना किया जाता तो आज ये हमारी सोसाइटी जो है ये जन्नत नज़ीर होती, यहाँ लोग रहते भी और फख्र भी महसूस करते। आप देख लीजिए कि जिन सोसाइटियों की MCs डिलीवर कर रही हैं वहाँ लोग रिहाइश को प्रेफर कर रहे हैं कि यहाँ मसाइल नहीं है, और जहाँ पे मसाइल है वहाँ से लोग दूर भाग रहे हैं। तो ये डॉक्टर साहब ने कुछ इसके बारे में थोड़ी सी तफसील बताई, तो बाकी तमाम लोग जानते हैं और ये जुबान ज़द आम है ये सूरत हाल। डॉक्टर साहब, इन मसाइल का तदारुक क्या है? इन बुनियादी जो इसका मसाइल जो इसका तदारुक यही है, मैं जैसे आपको पहले कहा
कि जब आपके कोई भी इंतज़ामी ढांचा बनता है, जब तक वो ग्रास रूट लेवल तक उसकी जो इख्तियारात है वो उसकी मुंतकिली नहीं होगी, उस वक्त तक बहुत मुश्किल होता है कि कोई भी आप ढांचा बनाते हैं, कोई भी इंतज़ामी आप हवाले से कोई काम करते हैं, जब तक वो टीम तक ना पहुँचे वो आप उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। और सोसाइटीज़ के हवाले से जैसे मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि इसमें बेशुमार जो लोग थे उनके सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाती माली मफादात थे, जिसकी वजह से ये हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर मसाइल पड़े हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि आपके जो ज़िले इंतज़ामिया है, जो CDAs कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो इदारे इनको लुक आफ्टर करते हैं, जो इनको इंतज़ामी अमूर इनको जो देखते हैं, जो जांच पड़ताल करते हैं, उनके चंद अफसरान जो हैं वो अपने रिश्वत के हवाले से, अपनी प्लाटिंग के हवाले से या अपने मफाद के हवाले से वो ना काम करें। वो देखें कि यहाँ के जो मेम्बरान हैं, जो यहाँ जो इलाका मकीन है, उनकी सहूलियात के लिए ऐसा काम करें। देखें, ज़िंदगी में आपको रहने के लिए रिहाइश चाहिए होती है, लेकिन रिहाइश आपकी अगर ऐसे हो कि मैं किसी बंदे का हक मार के किसी को जो उसके हकूक़ है, जो उसके बुनियादी हकूक़, जो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं, वो अगर मैं उसे ना दे सकूँ बतौर इख्तियारात होने में, तो मैंने भी कल जवाबदेह होना है, इस दुनिया में भी होना है और आगे भी चल कर मैंने इसका जवाबदेह होना है। हर एक बंदे को इंसानी फितरी अमल है कि आपको लालच होता है, हवस होती है, लेकिन हम मौजूदा दौर के अंदर हम देखते हैं कि हमारा जो हवस है, जो हमारा लालच है, इस नहीं तक पहुंच गया है कि हमें किसी भी इंसान का एहसास नहीं है। हम चूँकि इंसान हैं, हमें चाहिए कि हम बतौर इंसान अशरफ मखलूक़ात हैं, हम अल्लाह पाक ने में इतनी प्रेफरेंस दी हुई है, तो हम उस पर सोचें। अपने जो मुसलमान भाई हैं, अपने जो पाकिस्तान के जो वासी हैं, जो हमारे सोसाइटी एरिया में जो रह रहे हैं, जो अपने लाखों रुपए जो है वो ज़िंदगी का जमा पूंजी जो जमा करके अपनी रिहायशें में रहते हैं, उन्हें जो हमारे जो उनके हक है और रियासत के अंदर कोई भी फंडामेंटल राइट्स जो है वो मुतासर नहीं होने चाहिए। हमें चाहिए कि हम इस पे हमारे बिलखुसूस जो हमारे जो इंतज़ामी इदारे हैं और इसके अलावा जो हमारे अवामी जो नुमाइंदे हैं, हम माजी में भी देखते रहे चंद एक पे परस्यू, जैसे कुरैश साहब ने पहले बताया, यहाँ पे जिस सोसाइटीज़ के अंदर 1 करोड़ रुपये का प्लाट है, अगर वहाँ पे बिजली नहीं है, गैस नहीं है या दीगर पानी की सहूलत नहीं है, तो सोसाइटी के लॉन्च करने का उस एम्प्लॉइज़ को इतने यानी कि कोसों दूर आने का उसका फ़ायदा क्या है। हमें चाहिए होगा कि हम अपने इस सोसाइटी के MC जो है या जो हमारे इंतज़ामी जो इदारे हैं, उन्हें चाहिए कि हम इस पे अपना मुहासबा करें, जो जिसके जो राइट्स हैं हम उन्हें पहुँचाएँ, ताकि हमारा जो मुल्क है, जो हमारी जो सोसाइटीज़ हैं, जो हमारा इलाका है, वो तामीर और तरक्की की तरफ जा सके। हम देखते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ अभी ये जो लॉबीज़ है, इससे कबल हमारे एरिया में बिलखुसूस फ़की में दी इलाके की बात करें, N48 जैसे कुरैश साहब ने कहा, तो यहाँ पे माजी में भी और अब भी मखसूस लोग हैं, वो ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, ज़िले इंतज़ामिया में भी हैं, वो आपके CDA के इदारे में भी हैं या हमारे रेवेन्यू इदारे में भी हैं, तो जो मखसूस अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, अपने मफाद के लिए, माली मफाद के लिए वो काम करते हैं। इंशाल्लाह मैं बल्कि आपसे इस प्रोग्राम के तवसत से ये भी कहूँगा कि आप इसके अलावा जो हमारी दीगर हाउसिंग स्टडी आज आपने इज्तिमाई सतह पे प्रोग्राम किया है, मैं ये चाहूँगा कि आप बल्कि कुरैश साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये भी आपको कहेंगे कि इस सोसाइटी जरिए में हम जो फीस सोसाइटी है उस पर हम देखें कि इसकी क्या बुनियादी मिसालें, ताकि आवाम तक ये बात पहुँचे और जो आवाम का जो मामला है, जो मसला है, ये ऐवान बाला तक पहुँचना चाहिए और अवामी नुमाइंदों तक पहुँचना चाहिए, ताकि वो बेहतर तरीके से पॉलिसीज़ वज़ा करवाने में अपना किरदार अदा कर सकें। अतीक भाई, मैं यहाँ एक और अहम बात करना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 2600 के करीब सोसाइटीज़, निजी सोसाइटीज़ मौजूद है। वायलेशन किसने करवाई, कैसे हुई, क्या हुई, ये एक अलहदा बात है। लेकिन अगर वायलेशन हो गई है, लोग वहाँ रह रहे हैं, तो उनको कोई ऐसी तरतीब बना दी जाए कि वो सोसाइटी से रेवेन्यू भी हुकूमत इकट्ठा कर ले और उसको एक लीगल प्रोसेस में लेके आए, और वो उसके साथ साथ जो है लोगों को वहाँ पे सहूलियात NA48 फाउंडेशन सोसाइटी है, हज़ारों की तादाद, सबसे बड़ा बिजनेस जो रूम्स हैं
को लगती हैं और बहुत अच्छी लोकेशन पे है, लेकिन उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही, या उसके ऊपर समझे कि वो सूरत हाल नहीं है, वो इतनी डेवलपमेंट या तरक्याती काम नहीं है। हुकूमत को ख़ास तौर पे अपने पास से बजट दे के इसको सूरत हाल को दुरुस्त करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि एक सोसाइटी के मेंबरान जब सोसाइटी में से होंगे तो फिर ज़्यादा लोग एतमाद करेंगे, और इस जो है सोसाइटी में जो हरासमेंट का एलिमेंट है कि हम अगर आप सर्विस चार्जेस नहीं देते तो हम आपकी बिजली काट देंगे, हम आपकी मोटर उतार के ले जाएंगे, हम आपका रास्ता बंद कर देंगे, कल कला को कहेंगे कि हम गेट बंद कर देंगे, इसको तो नहीं। इस तरह से सोसाइटी बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन जो है सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती और लोगों का एतमाद नहीं बढ़ सकता। तो इस बारे में मैं अपने हल्के के MNA से दरख्वास्त करूँगा कि जब ये हुकूमत बन जाए, जब आप ओहदों पे सीटों पे बैठ जाए, अख्तियारात आपको मिल जाए, तो प्लीज़ माजी में अगर नहीं कर सके आप कुछ इन सोसाइटीज़ की पाबंदियाँ ख़त्म करवाने के हवाले से और इस फाउंडेशन को कोऑपरेटिव में तब्दील करने के हवाले से, तो इस बार जो है लोगों ने बड़ी उम्मीद से वोट दिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए तो रिक्वेस्ट भी करूं ताकि आने वाले वक्त में इन लोगों को जो जहां पे रिहाइश पजीर है इनको आसानियां मिल सकें। जी उबैद कुरैशी साहब और डॉक्टर अतीक फरहाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि सोसाइटी MC CDA और ज़िले इंतज़ामिया को चाहिए कि जो इनके अंदर इनकी बॉडी है, इसके अंदर जो भी एहलकारान है जो रिश्वत खोर बैठे हुए हैं, वो रिश्वत खोरी ख़त्म करके अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करें ताकि वो अपना जो ज़रिया मुआश है उसको बेहतर तरीके से गुजार सकें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकें। जी।